अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम मॉडर्न ड्रामा के एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है करेक्टर ऑफ एनालिसिस ऑफ करेक्टर ऑफ हेडा गैबलर, जो कि इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट भी थी। और इस क्वेश्चन को मैं हेडिंग्स की सूरत में डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन अपने पेपर्स में हेडिंग्स नहीं लिखनी। हेडिंग लिखने का सिर्फ ये मतलब होता है कि ये पॉइंट्स जो उनसे हैं वो माइंड में रह जाएँ, क्योंकि पेपर्स में बहुत शॉर्ट सा टाइम होता है और जब भी हमारे माइंड में ये पॉइंट्स आते हैं तो हम उसको खुद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये पॉइंट्स जो उनसे हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जो हेडिंग्स हैं या कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन की मुनासबत से हमें देखना पड़ता है कि हम उसमें कौन कौन से जो उनसे हैं वो मटेरियल लिख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट एडजस्ट हो सकते हैं। Since its creation, the character of Hedda Gabler has been an object of speculation and controversy for critics and general reader alike. जब से हेडा गैबलर के करैक्टर को बनाया गया है, उस वक्त से लेके अभी तक ये ना सिर्फ क्रिटिक्स के लिए बल्कि आम रीडर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एक बहस का मौजू रहा है और एक ऐसा मौजू रहा है जिस पे बहुत ज़्यादा बातचीत की जा सकती है, आर्गूमेंट किए जा सकते हैं। क्योंकि हेडा की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स थी और इस पर्सनैलिटी को लेके हर पर्सन अपने लिहाज से उसे जज करता था और अभी भी करता है। और यही वजह है कि जब से इसका करैक्टर क्रिएट किया गया है, उस वक्त से लेके अभी तक ये एक मौजूए बहस टॉपिक रहा है। फ्राम द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द प्ले, जब हम प्ले को सबसे पहले रीड करते हैं, द इमेज ऑफ हेडा गैबलर अपीयर्स एज अ डोमिनेटिंग फीमेल। तो हमारे सामने जो हेडा गैबलर का जो करैक्टर है वो इस तरह से नमूदार होता है, जो कि एक डोमिनेटिंग फीमेल है, जो कि दूसरों पे रूल करना चाहती है, दूसरों को कंट्रोल करना चाहती है। हु यूजेस मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स टू मेंटेन एंड कंट्रोल पीपल अराउंड हर, जो कि दूसरे लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है, उनको कंट्रोल करना चाहती है। लेटर शी अपीयर्स टू बी अ रिबल एंड फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट द कन्वेंशन एंड कंजर्वेटिव विक्टोरियन स्टैंडर्ड। और जो हम प्ले को आगे पढ़ते हैं तो हमें वो एक बागी की सूरत में नज़र आती है, जो कि सोसाइटी के सख्त जो रस्म और रिवाज थे उनके ख़िलाफ़ लड़ती हुई, उनके ख़िलाफ़ बगावत करती हुई नज़र आती है। So her character is very complex and manifold. हेडा गैबलर का जो करैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स, एक उलझा हुआ और मैनीफोल्ड है, यानी जिसकी तय दर तय खुलती जाती हैं। शी इज़ मैनिपुलेटिव येट अट्रैक्टिव फिगर, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, यानी साजिशें सोचती है एक तरह की, लेकिन फिर भी वो एक अट्रैक्टिव फिगर है। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड हर करैक्टर एंड हाईलाइट्स मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ अ वुमन बिलोंग टू अपर क्लास लाइक हेडा। ये प्ले ना सिर्फ उसके करैक्टर के इर्द घूमता है बल्कि ये हाईलाइट भी करता है अपर क्लास वुमन के लाइफ के सारे एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। Justin McCarthy praises her in these words and says that Hedda is the most interesting woman that Ibsen has created. एक क्रिटिक उसकी हेडा के करैक्टर की इस तरह से तारीफ़ करता है कि इब्सन ने सबसे इंटरेस्टिंग जो वुमन का जो करैक्टर बनाया है वो हेडा को बनाया है। On the other hand, a Norwegian critics called her a monster created by the author in the form of a woman who has no counterpart in real world. नॉर्वेजियन का जो एक क्रिटिक है वो इसके बारे में क्या कमेंट पास करता है हेडा के करैक्टर के बारे में कि एक मॉन्स्टर करैक्टर क्रिएट किया गया है ऑथर की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन, जो कि एक औरत की सूरत में हमें पेश किया गया है, हु हैज़ नो काउंटर पार्ट, जिसका कोई जोड़ ही नहीं है दुनिया में, इसका कोई सानी नहीं है। द करेक्टर ऑफ हेडा इज़ रिवील्ड टू अस फ्रॉम अ वेरी outset till the end of the play. Ibsen successfully managed to disclose the different aspects of her personality. इब्सन ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हेडा के करैक्टर को, उसकी स्टार्टिंग, उसकी एंड और बीच में जो उसकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट मैनीफोल्ड्स थे, जो डिफरेंट फोल्ड्स थे उनको बहुत अच्छे से डिस्क्लोज किया है, उसकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे तरीके से हमें डिस्क्राइब करके बताया है। जिस तरह से एक्ट 1 के अंदर हम देखें तो इन एक्ट 1 शी अपीयर्स एज अ न्यूली मैरिड वुमेन रिटर्निंग फ्रॉम हर 6th मंथ हनीमून। जो अगर फर्स्ट एक्ट में हम देखें तो एक वो शादीशुदा नई नवेली दुल्हन थी जो कि 6 मंथ का हनीमून गुजार के अपने घर वापस आई थी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम इन कॉन्टेक्ट विद हर आर
demoralized by her. She proves to be incapable of emotions and sympathy for other. लेकिन जो जो हनीमून से आने के बाद जो जो उसके कांटेक्ट में रहती थी औरतें, उनको वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी कि वो दूसरों के लिए कोई इमोशन और सिंपैथी दूसरों के लिए नहीं रखती थी. She makes the snobbish remarks on Aunt Jojo first visit. She turns up her nose at जॉर्ज टेस्मन स्पेशल स्लीपर. फ़र्स्ट विज़िट उनके घर पे जब आंट जोजो ने फ़र्स्ट विज़िट किया था, उस वक्त भी उसने उनके करैक्टर के बारे में बहुत अजीब किस्म के रिमार्क्स पास किए थे. इसके अलावा उसने जॉर्ज टेस्मन की जो दी हुई स्लीपर्स थी उनके ऊपर भी उसने बहुत बुरे तरीके से कमेंट किया था और उसे अपनी जो पर्सनैलिटी और अपने स्टेटस के लिहाज से उसे बहुत कमतर समझा था. इसके अलावा जॉर्ज टेस्मन की जो स्पेशल दी गई स्लीपर थी जो उसने अपनी आंट को दी थी, उन्हें देख के भी उसने बहुत ज़्यादा अपनी नाक चढ़ाई थी, यानी उसने अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ उसे समझा था. शी प्रिटेंशली इंसल्ट्स आंट जोजो फॉर हर न्यू हेड. उसने आंट जोजो की हेड को देख के जानबूझ के उनकी इंसल्ट की. शी प्रूव्स टू बी अ वेरी हार्श, रफ एंड रूड टू अदर्स. वो दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज, रूडली बिहेव करने वाली, एक दूसरों के खिलाफ़ कोई टॉलरेंस नहीं रखती थी, कोई तहम्मुल मिजाजी या सब्र का मुजाहरा नहीं करती थी. In fact, she hates Aunt Jojo and Aunt Raina. She says about them, "Oh, these everlasting aunt." यहाँ तक कि उसने आंट जोजो और आंट राना के ख़िलाफ़ भी बहुत बुरे रिमार्क्स पास किए और कहा, "These everlasting aunts." She is proud of her beauty as she has been surrounded by her admirer. उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा नाज था और क्योंकि उसके इर्द गिर्द उसकी तारीफ़ करने वाले हर वक्त मौजूद रहते थे. आंट जोजो आल्सो प्रेजेस हर ब्यूटी. आंट जोजो ने भी उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की. शी इज़ आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर फादर एंड डज नॉट केयर ऑफ हर हस्बैंड. वो अपने फादर के पे, उनके स्टेटस पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती थी और अपने हस्बैंड की कोई केयर नहीं करती थी. She is a father-fixed daughter, as Ibsen himself says. She was the daughter of her father, then the wife of her husband. वो जैसे कि कहा जाता है कि वो अपने फ़ादर की बेटी ज़्यादा थी, अपने हस्बैंड की वाइफ कम थी. यानी कि वो अपने फ़ादर की ज़्यादा साइड लेती थी, उन पे ज़्यादा प्राउड करती थी. Her too much concentration on her parental background and her extraordinary beauty consciousness become a hurdle in a way of her adjustment with Tesman as a wife. उसे अपने पेरेंट्स के सोशल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र था. इसके अलावा उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी थी उस पर जो ये दोनों चीज़ें उसकी और उसके हस्बैंड के दरमियान में एडजस्टमेंट की राह में रुकावट थी. She was fond of dancing, shouting, riding and being fluttered by her admirer. उसे डांसिंग का, घोड़ा सवारी का वो शौक़ रखती थी. इसके अलावा अपने एडमायरर जो उसके इर्द गिर्द लोग थे वो उसकी तारीफ़ किया करते थे. तो ये इन सब की आदी हो चुकी थी. But all this passion come to an end partially because of death of her father and mainly because of her marriage with Tesman, who cannot understand her mood and her पैलेंटियल लाइफस्टाइल. लेकिन उसके ये सारे जज्बात एहसासात वो ख़त्म हो गए. एक तो जब उसके फ़ादर की डेथ हो गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब उसकी फ़ादर की डेथ हुई तो उसके फ़ादर की तरफ से उसे पैसा मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती थी. और फिर इसके बाद जब उसकी टेस्मन के साथ शादी होगी तो इसकी वजह से भी उसके काफ़ी हद तक ये सारे जज्बात टूट गए. और टेस्मन इसके मूड्स को और इसकी हरकत को, इसके जो लाइफस्टाइल था, महल जैसी लाइफस्टाइल में वो जीती थी, उन सब को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया. That's why she remains dissatisfied with her husband and with her life. और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड और अपनी लाइफस्टाइल के साथ सेटिस्फाई नहीं थी. So Tesman fails to provide an amusing company for Hedda. So Tesman जो है हेडा को एक अच्छी कंपनी प्रोवाइड करने में हमेशा नाकाम रहा. His major concern in his special subject, his thesis for doctorate, उसका जो टेस्मन का मेन कंसर्न अपने सब्जेक्ट को लेके था, जिस पे वो स्टडी कर रहा था, अपनी थीसिस के बारे में था. एंड इवन ऑन हिज हनीमून ही कीप्स ऑन रीडिंग बुक्स एंड मेकिंग नोट्स फॉर हिज सब्जेक्ट. और यहाँ तक कि जब वो अपने हनीमून पे गया था, जो 6 मंथ का उनका हनीमून था, वहाँ पे भी उसने अपनी बुक्स को पढ़ना जारी रखा और अपने नोट्स बनाता रहा.
This attitude of Desmond compels Hedda to confess the real purpose of his marriage with Desmond in front of Judge Brake. She discloses that she married Desmond because her father did not leave for her any significant financial resource to fulfill the demand of upper-class society. In such circumstances, Desmond was only choice for her, as she was in marriageable age and society behaves strange with lonely unmarried girl. She affirms that she does not love Desmond. Love is a sickly, stupid word for her. और डेस्मंड का ये बिहेवियर यानी अपनी बुक्स के अंदर ही खो जाना और हैडा को उस तरह से कंपनी प्रोवाइड ना करना जिससे उसे खुशी मिलती हो, तो ये जो एटीट्यूड था डेस्मंड का, उसने हैडा को मजबूर कर दिया कि वो जज ब्रेक के सामने अपने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर दे कि उसकी मैरिज लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। उसके फादर ने उसके लिए कुछ भी रकम नहीं छोड़ी थी जिससे वो अपनी डिज़ायर को, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सके। और दूसरा, सोसाइटी की तरफ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था शादी के लिए, क्योंकि वो अपनी मैरिज एबल एज तक पहुंच चुकी थी और सोसाइटी की तरफ से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो शादी करे। और ऐसी सूरत में सिर्फ डेस्मंड ही उसके पास चॉइस थी जिससे वो शादी कर सके। वो इस बात को खुद भी कन्फेस करती है कि वो डेस्मंड से प्यार नहीं करती और प्यार उसके लिए सिर्फ एक स्टूपिड सी चीज़ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। No, to mitigate her loneliness, she makes an underhand alliance with Brake and accept his triangular friendship. अपनी तन्हाई को कम करने के लिए वो ब्रेक के साथ छुपा हुआ एक रिलेशन बना लेती है और एक ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। ट्रायंगुलर का मतलब है कि 3 किस्म की, जिस तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व थी हैडा, डेस्मंड और जज ब्रेक। यानी डेस्मंड का जो सा रिलेशनशिप हैडा के साथ था और हैडा ने छुप के जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक के साथ एक फ्रेंडशिप बनाई हुई थी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द मैटर ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो इरिटेट्स हर, और दूसरी तरफ ये कि उसकी जो प्रेगनेंसी का मैटर था वो भी उसे इरिटेट करता था, उससे भी वो खुश नहीं थी। टिल द एंड ऑफ द प्ले शी डिनाइज हर प्रेगनेंसी, यहाँ तक कि प्ले के एंड तक वो अपने प्रेग्नेंट होने को डिनाई करती रही, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू बिकम अ कन्वेंशनल लेडी, क्योंकि वो रस्मी जो औरतें हैं उन जैसा नहीं बनना चाहती थी कि सिर्फ बच्चे पैदा करें और उनकी खिदमत करें, घर के काम काज करें, उनमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। और टू लिव अ कन्वेंशनल हाउस होल्ड रूटीन, और वो ख़ुद को अपने घर की रस्म और रिवाज में सिर्फ कैद नहीं करना चाहती थी। शी आल्सो डज नॉट वांट टू लूज़ हर ब्यूटी, और वो अपनी ब्यूटी को भी खोना नहीं चाहती थी। शी एक्सक्लेम टू ब्रेक अबाउट चाइल्ड बर्थ, और वो अपने प्रेगनेंसी को लेके जज ब्रेक के सामने कहती है, आई हैव नो टैलेंट फॉर सच थिंग, आई वुडंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मैं इस तरह की, मेरे पास टैलेंट नहीं है और ना ही मैं इस तरह की कोई जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। Neither she wants to take any responsibility, nor is she allowed by her middle society to adopt a profession. वो किसी तरह की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी और ना ही उसकी जो मिडल सोसाइटी थी वो उसे अलाउ करती थी कि वो किसी तरह का पेशा अख्तियार करे। So she becomes a victim of her extreme परपिचुअल बॉर्डम, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा बोरियत का शिकार रहती थी। शी थिंक्स दैट शी हैज़ द ओनली टैलेंट ऑफ बोरिंग हर सेल्फ टू डेथ, और वो सोचती थी कि उसे सिर्फ एक ही काम आता है कि वो इतना बोर हो कि यहाँ तक कि वो मर जाए। शी फाइंड्स नथिंग टू क्लिंग टू, नो कैपेशन टू इन्वॉल्व हर सेल्फ, उसके पास कोई इस तरह का काम नहीं था जहाँ पे वो खुद को इन्वॉल्व कर सके। शी सफ़र्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ नथिंगनेस एंड पर्पसलेस, और इसी वजह से उसकी लाइफ पर्पसलेस थी। बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी इंक्विजिटिव एंड वांट्स टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ फॉरबिडन वर्ड। शी आस्क oblique question from Lovebird to satisfy her sexual desires। इससे मुराद ये कि इनडायरेक्ट, इसके अलावा वो अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में और जो काम वो नहीं कर सकती थी उनके बारे में जानने के लिए उससे बहुत ज़्यादा तजस्सुस था। ऑब्लिक क्वेश्चन का मतलब है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन, वो लवबर्ड से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछती थी ताकि वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सके। बट व्हेन ही ट्राइज टू एडवांस टू हर, लेकिन जब लवबर्ड भी उसकी तरफ मुतवज्जह होता है, शी मेक्स अ कवर्ड चॉइस एंड थ्रेटन हिम, लेकिन जब लवबर्ड उसकी तरफ मुतवज्जह होती है तो वो एक बुज़दिलाना चॉइस चुनती है और वहाँ से भागने लगती है, यानी उसको अवॉइड कर देती है और उसे अपने फादर की पिस्टल के साथ डराती भी है। इन द केस ऑफ लवबर्ड शी प्रूव टू बी अ कन्वेंशनल लेडी।
अब यहाँ पे वो एक कन्वेंशनल लेडी की तरह उसके साथ कोई भी अफेयर नहीं चलाना चाहती, जिस तरह से विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर लेडीज़ जो उनसे कोई भी अपने हस्बैंड के अलावा किसी के साथ जो उनसे है वो रिलेशन नहीं बनाती थी। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल हैडा की वही पर्सनालिटी नज़र आती है कि एक कन्वेंशनल लेडी की तरह वो लव बर्ड के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती थी, और जो अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स थी, रस्म और रिवाज थी, वो उनको नहीं तोड़ सकती थी। Hedda breaks our relationship with Lovebird because of his drunken habit and leaves him to die for his own. Hedda ने Lovebird के साथ रिलेशनशिप सारे तोड़ दिए थे क्योंकि एक तो उसके अंदर शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी, और अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि हैडा के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाएंगी। एंड लीव्स हिम टू डाई फॉर हिज ओन, और इसी वजह से लवबर्ड हालांकि उससे प्यार भी करता था लेकिन फिर भी हैडा ने उसे छोड़ दिया। शी डज नॉट ट्राई टू रिफॉर्म हिम, और उसने कोई कोशिश नहीं की कि वो उसे ठीक कर सके। लवबर्ड को ठीक करने के लिए उसने कोई कोशिश नहीं की। बट मिसिस एल्वेस्टर मेक्स हिम अ न्यू मैन, लेकिन मिसिस एल्वेस्टर ने उसे एक लवबर्ड को बिल्कुल एक नया आदमी बना दिया। शी सक्सीड इन डेवलपिंग अ काइंड ऑफ मॉरल पावर ओवर हिम, वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने पे मिसिस एल्वेस्टर लवबर्ड पे इन्फ्लुएंस करने में कामयाब होगी। दिस इन्फ्लुएंस बिकॉम अ चैलेंज फॉर हैडा, और मिसिस एल्वेस्टर का ये इन्फ्लुएंस के लवबर्ड उनके अंडर आ गया था, उनकी हर बात सुनता था, उनसे प्यार करता था, तो ये बात हैडा के लिए एक चैलेंजिंग साबित हो गई। शी फील्स मच जेलस ऑफ दिस एटीट्यूड, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलस होती थी। शी क्यूमनली इंस्टिगेट लवबर्ड टू ड्रिंक टू हिज फिल्स and also tempt him to go to attend the bachelor party, और इसी वजह से उसने बहुत चालाकी के साथ लवबर्ड को इस बात पे आमादा किया कि वो ड्रिंक करने की ख्वाहिश को पूरा करे। एंड आल्सो टेम्प्ट हिम टू गो टू अटेंड द बैचलर पार्टी, और उसे इस बात की तरफ उकसाया कि वो बैचलर पार्टी को अटेंड करे। शी नोस वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से जानती थी इफ वंस लवबर्ड ड्रिंक एंड गोज टू द पार्टी, कि अगर लवबर्ड पार्टी में चला गया तो वो ज़रूर वहाँ पे ड्रिंक करेगा एंड वुड डेफिनेटली लूज सेल्फ रिस्ट्रेन, और इस वजह से वो खुद पे जो उसने काबू पाया हुआ है, यानी जो उसने शराब पीने की आदत छोड़ी हुई थी उस पर उसने काबू पाया हुआ था, वो इन्फ्लुएंस एक दफ़ा टूट जाएगा। शी वुड बी इंडल्ज इन एक्सेसिव ड्रिंकिंग, और वो बहुत ज़्यादा शराब पीने की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ शी कैन डिस्ट्रॉय द इन्फ्लुएंस ऑफ थिया, और इस तरह से वो जो मिसिस एल्वेस्टर का जो इन्फ्लुएंस है लवबर्ड के ऊपर, जो उसे मना भी करती थी और उसने रिफॉर्म कर दिया था, लवबर्ड को शराब पीने से रोक के उसे रिफॉर्म कर दिया था, तो वो सारी चीज़ें टूट जाएंगी और लवबर्ड फिर से शराब की तरफ चला जाएगा। शी प्रूव्स टू बी अ ग्रेट प्लानर एंड सक्सीड इन सेंडिंग लवबर्ड इन द पार्टी, और यहाँ पे वो नज़र आती है एक ग्रेट प्लानर के तौर पे हमें नज़र आती है, और इस बात में भी कामयाब हो जाती है कि वो लवबर्ड को पार्टी में भेज दे। वर्स कम्स टू द वर्स, बुरे के ऊपर मज़ीद बुरा ये हो जाता है, यानी एक तो वो पार्टी में जाता है और उस पर मज़ीद बुरा ये हो जाता है कि ऑन रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी से वापस आने पे लवबर्ड लॉसेस हिज मैन्युस्क्रिप्ट, लवबर्ड अपना मैन्युस्क्रिप्ट को खो देता है। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से टेस्टमैन फाइंड्स इट, टेस्टमैन को वो मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाता है एंड गिव्स इट टू हैडा, और वो हैडा को दे देता है टू रिटर्न टू लवबर्ड, ताकि वो इसे लवबर्ड को वापस कर दे। बट और हैडा क्योंकि बहुत ज़्यादा जेलस होती है और ये मौका भी उसके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, सो हैडा बर्न्स द मैन्युस्क्रिप्ट, और इसी वजह से वो इस मैन्युस्क्रिप्ट को जला देती है। आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थिया, द चाइल्ड ऑफ एलिट लवबर्ड गेव यू, और वो जलाते हुए ये कहती है कि मैं तुम्हारा बच्चा जला रही हूँ, यानी उस मैन्युस्क्रिप्ट को कहती है कि मैं तुम्हारा ये थिया ने, यानी जो मिसिस एल्वेस्टर थे, उन्होंने लवबर्ड को एक अच्छा इंसान बना दिया था, और इसी वजह से वो अपनी एक बुक लिख रहा था, और चूँकि ये सब कुछ वो मिसिस एल्वेस्टर के कहने पे कर रहा था, तो इसी वजह से जब हैडा इस मैन्युस्क्रिप्ट को जलाती है तो वो कहती है कि आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थिया, मैं तुम्हारे बच्चे को जला रही हूँ, द चाइल्ड एलिट लवबर्ड गेव यू, जो कि एलिट लवबर्ड ने तुम्हें दिया है। तो ये तो थी आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर हम जो रिमाइनिंग इसका ये क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।